हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। तो आपका एक हफ्ते में एग्जैक्टली सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन है और जैसे कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि इस एग्जामिनेशन के लिए जहां फंडामेंटल प्रोविजंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस और कुछ और अदर एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो, राइट तो ये हमारा सेशन है जहां पर हम आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. डू प्रैक्टिस देम एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स बिलो ऑफ दिस स्पेसिफिक वीडियो एवरीवन. एंड जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत अच्छी लास्ट डे टिप्स भी तो मिलने वाली हैं. एंड साथ में ये वीडियो फटाफट उन सारे बच्चों के साथ जाके शेयर कर दो जो सीयूईटी पीजी एलएलएम के पेपर में अपीयर होने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट एवरीबडी. ऑलराइट, the first question is, in which of the following cases the Supreme Court of India held that the rule of res judicata applies to a petition filed under Article 32 of the Constitution, and if a petition filed by the petitioner in the High Court under Article 226 is dismissed on merits, such decision was operate for the purpose of Article 32. तो यदि आर्टिकल 226 का डिसीजन रिजेक्ट हो जाता है तो वो डिसीजन यदि मेरिट्स पे रिजेक्ट हो रहा है तो वो रेस जुडिकाटा की तरह अप्लाई करेगा. ये कौन से केस में बोला गया है? फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 32. मतलब फिर आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते सेम कॉज ऑफ एक्शन पे. ये कौन से केस में बोला गया है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज एक्चुअली दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. एवरीबडी, दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस के अंदर क्लियरली ये समझाया गया था कि यदि आपका पिटिशन मेरिट्स के बेसिस पर रिजेक्ट हो जाता है अंडर आर्टिकल 226 तो फिर आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फिर से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, वो रेस जुडिकाटा की तरह एक्ट करेगा. राइट, सो दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग द सेम. नेक्स्ट, who is the chief exponent of auto limitation theory regarding basis of international law? ठीक है, कौन चीफ एक्सपोनेंट है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी का रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ? द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी. जेलेनिक इज द बेसिक प्रोपोनेंट ऑफ ऑटो लिमिटेशन थ्योरी रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. एवरीबडी, राइट? देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस. इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ ऑल लॉज, इंटरनेशनल और म्यूनिसिपल. ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ठीक है, हु हैज गिवन दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 गिवन ऑथर्स. तो ये क्वेश्चन आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट में भी फॉलो हो सकता है और ये क्वेश्चन आपका जूरिस्प्रूडेंस से भी कनेक्टेड हो सकता है. The correct answer here is Lauterpacht. He has given this specific concept कि इंडिविजुअल जो होता है वो अल्टीमेट यूनिट होता है सारे लॉज का, इंटरनेशनल लॉज हो या म्यूनिसिपल लॉ हो. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर. अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना मत भूलना एवरीबडी, सो दैट हम ये देख सके कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. राइट, फोर्थ क्वेश्चन एवरीवन. Which of the following is associated with the concept of droid administrative? ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, ये टर्म किसने कॉइन करी? हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रिंसिपल? एवरीबडी, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. नेपोलियन बोनापार्टे इज द पर्सन जिसने ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था. ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव को हम इंडियन लैंग्वेज के अंदर, इंडियन लीगल लैंग्वेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रांस के डेवलपमेंट में, एंड नेपोलियन बोनापार्टे हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द सेम. राइट, तो ये वो बॉडी ऑफ लॉ है जो गवर्न करता है एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के जितने भी एक्शंस है वो लॉफुल और फेयर मैकेनिज्म में हो. नेक्स्ट, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हेल्ड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इंडीड रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी बट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड? किस केस में ये कहा गया था कि हम एब्सोल्यूट रिजिडिटी के फॉर्मेट में सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन तब भी हमने ये कॉन्सेप्ट सफिशिएंटली गवर्नमेंट को दिया हुआ इन द फॉर्मेट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ऑल्सो. This concept is connected to that specific principle, everybody. So what is the correct answer here? Is it Indira Gandhi case, Maneka Gandhi judgment, A.K. Krepak judgment or the Ram Javaya Kapoor, everybody?
The correct answer is option number D. Ramjawaya Kapoor versus State of Punjab is a very landmark judgment connected to the principle of separation of power. इस केस में सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में भी जजमेंट आया था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की पावर्स एंड फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है. राइट, देन मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेशन. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किस पे एप्लीकेबल है? डायरेक्टली बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है. किस किस पे अप्लाई करेगा सेक्शन 5? सूट्स पे, अपील्स पे, एप्लीकेशंस पे, सिर्फ सूट्स या अपील पे, अपील्स एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन पे, या फिर अपील एंड एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशंस पे? द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी एवरीबडी. डायरेक्टली सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, कि लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो स्पेसिफिकली अपील्स एंड एप्लीकेशंस अदर देन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस पे अप्लाई करता है. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस के ऊपर सेक्शन 5 का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं माना जाता है. ठीक है, देन यू हैव टू मैच लिस्ट नंबर 1 विद लिस्ट नंबर 2 हियर. ठीक है, हमें करेक्ट कोड यूज करना है. इसमें से कौन सा राइट इन रेम है, पर्सनल राइट है, राइट इन पर्सोनम है, इम्परफेक्ट राइट है? दिस वी हैव टू मैच एंड वी हैव टू सेलेक्ट द एग्जैक्ट करेक्ट कोड हियर. ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी पीजी में कहीं ज्यादा आते हैं. इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आते हैं. सो फॉर सीयूईटी पीजी मैंने ऑलवेज ये कहा है कि यूजीसी नेट के लॉ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है. दोनों पेपर क्योंकि एक ही अथॉरिटी बनाती है तो क्वेश्चंस रिपीट होने का चांसेस इन दोनों एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी एवरीबडी. ठीक है, टाइम बार डेट एग्जाम्पल है इम्परफेक्ट राइट का. राइट टू रेपुटेशन को हम राइट इन रेम कहते हैं. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि राइट टू रेपुटेशन जो है वो राइट इन पर्सोनम है, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, राइट टू रेपुटेशन आपका राइट इन रेम की डेफिनेशन में फॉल करता है. देन राइट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आपका राइट इन पर्सोनम की डेफिनेशन में फॉल करता है. राइट टू फिजिकल इंटीग्रिटी आपका पर्सनल राइट की डेफिनेशन में फॉल करता है. सो द करेक्ट आंसर हियर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी एवरीबडी. देन प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन. ठीक है, एक बार भेज सकता है, कितने भी बार भेज सकता है, ट्वाइस ओनली, वंस ओनली. डायरेक्टली प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है. आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्चुअली ये अलाउ किया गया था प्रेसिडेंट को कि वो चाहे तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए कैबिनेट को एडवाइस रीसेंड कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. दिस हैपेंड आफ्टर 44th अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट के बाद तो एक बार भी भेजने के पावर को छीन लिया गया था. ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद ये बोला गया था कि एक बार कैबिनेट को रिटर्न किया जा सकता है एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन. देन राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू. हमारे पास जो राइट्स हैं आर्टिकल 25 के अंदर उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं? देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे इन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. सो एज पर द प्रोविजंस उसमें क्या मेंशन्ड है? ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी एवरीबडी. क्लियरली उसमें लिखा गया है दैट दिस राइट वुड बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3. दैट मीन्स ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स अदर देन आर्टिकल 25. ठीक है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है ऑन द रिलीजियस राइट प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 25 एवरीबडी. Then moving further guys, unless approved by the state legislature, the ordinance issued by the governor shall cease to operate at the expiration of. ठीक है, एक बार यदि वो अप्रूव हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू तो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आर्टिकल 213 एवरीबडी. ठीक है, वो कब तक ऑपरेट कर सकता है? द करेक्ट आंसर एज पर आर्टिकल 213 इज 6 वीक्स. ठीक है, 6 वीक तक वो ऑपरेट कर सकता है आफ्टर द रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. तो स्टेट लेजिस्लेचर के रिकॉन्स्टिट्यूट होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर हमको अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी ऑर्डिनेंस कंटिन्यू करता है, वरना ऑर्डिनेंस जो है वो अपने आप में रिवोक्ड माना जाता है और उसके बियॉन्ड वो अप्लाई नहीं कर सकता. सो द करेक्ट आंसर हियर फॉर द गिवन क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सी एवरीबडी. मूविंग फर्दर, अगेन यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. कौन से आर्टिकल में क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये हमको यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना है. ठीक है, सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो नेचुरल सी बात है आर्टिकल 54 के अंदर दिया हुआ है.
तो ए का आंसर हैज टू बी 3, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट वी ओनली हैव वन ऑप्शन योर। तो आपको यदि सारे प्रोविजंस नहीं भी पता है तो आपको पैनिक करने की नीड नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एक या दो प्रोविजंस को उठाओ, उनको मैच करके देखो, तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। सो आर्टिकल 54 में हमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया है, आर्टिकल 75 में हमें अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ है, आर्टिकल 79 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट दिया है, आर्टिकल 80 में हमें कॉम्पोजिशन दिया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। सो द करेक्ट आंसर हियर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 एवरीबडी। Moving further, again you have to match the concept with the case, right? Right to privacy का concept is retired Justice Puttaswamy judgment. Death penalty का concept is बच्चन सिंह case. तो A का 1 है, we have 3 options attached to that. B का 2 है, so we have this option and this option. तो अब या तो correct answer A में से होगा या C में से होगा। प्रिजनर्स राइट की यदि हम बात करें तो उसका लैंडमार्क जजमेंट है सुनील बत्रा केस, राइट, एंड राइट टू गो अब्रॉड इज मनिका गांधी, करेक्ट। सो यहाँ पर जब लॉजिकली इसको अरेंज करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी के फॉर्मेट में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन गाइस। देन सैविग्नी की थ्योरी किस लॉ पे बेस्ड है, सैविग्नी की जो थ्योरी है जूरिस्प्रूडेंस में वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कौन से लॉ पे बेस्ड है। द करेक्ट आंसर हियर इज रोमन लॉ। सैविग्नी की जो थ्योरी है स्पेसिफिकली वोल्किस थ्योरी जो स्पिरिट ऑफ पीपल की बात करती है वो रोमन लॉ के रूट से बनाई गई थ्योरी है और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट थ्योरी मानी जाती है सैविग्नी की थ्योरी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन रेस नलिस रूल ये किस पे अप्लाई करता है और उसका स्पेसिफिकली मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक टर्म एवरीबडी, ठीक है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यू हैव टू मार्क द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रेस नलिस का मतलब होता है फॉर प्रीवियसली ओनरलेस ऑब्जेक्ट, पर्सन जिसने उस ऑब्जेक्ट को ले लिया वो एज द ओनर उसके पास राइट होता है स्पेसिफिकली। तो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो ओनरलेस है तो उस केस में जिस पर्सन ने ऑब्जेक्ट के ओवर टुक ओवर किया, उसका पोजेशन लिया, वही ओनर की तरह राइट इंप्लाई करता है ओवर दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, राइट। देन अगेन वी हैव टू मैच फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से बनकर सामने आ रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर एवरीवन फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, वी हैव ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्रोटियस ने डी जो और बेले की थ्योरी दी है, ऑस्टिन बात करता है पॉजिटिव मोरालिटी के कॉन्सेप्ट की, थॉमस एक्विनिस ने बात की है नेचुरल लॉ के गिविंग इम्पेरेंट टू डू गुड और अवॉइड इविल, ठीक है, एंड सैमुअल ने बात की है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर की। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर हियर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एवरीबडी। देन मूविंग फर्दर, कौन से सेक्शन ऑफ सीआरपीसी के अंदर सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 427 है, 190 है, 428 है या 328 है। सीआरपीसी का प्रोविजन पूछा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नहीं। सो मेक अ नोट ऑफ इट कि आपसे ओल्ड क्रिमिनल लॉस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड आपसे न्यू क्रिमिनल लॉस के अराउंड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें मेंटली ओल्ड और न्यू दोनों क्रिमिनल लॉस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। What is the correct answer here? It is section 428 which incorporates the concept of set off under the provisions of CRPC. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बैरक बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आपको लास्ट के वीक में मेरी एडवाइस ये होगी कि भर भर के बैरक सॉल्व करो, बैरक को रिवाइज करो, इंडेक्स को पढ़ो, दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है विद रेफरेंस टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, वो दोनों प्रॉपर्टी से डील करता है, मूवेबल इमूवेबल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओरली ट्रांसफर की जा सकती है सारे केसेस में। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओरली अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है। दिस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया था प्रीवियस का पेपर में, वैसे वो ऑप्शन ए दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को बाद में ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि ऑप्शन नंबर बी मतलब स्टेटमेंट बी तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट सी प्रॉपरली करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारे केसेस में ओरल ट्रांसफर नहीं हो सकता है प्रॉपर्टी का रिटन ट्रांसफर भी होता है, ओरल ट्रांसफर भी होता है ऑन द कंडीशंस मेंशन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
तो वैसे द करेक्ट आंसर इन द प्रीवियस ईयर पेपर वाज ऑप्शन नंबर बी एंड सी एवरीबडी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है, एंड ड्रॉप इसीलिए हुआ क्योंकि जो स्टेटमेंट नंबर सी है वो एंटायरली करेक्ट नहीं है इन लॉ, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग एंटायरली करेक्ट इन लॉ एवरीबडी। देन consider the following statements. Constitutional amendment bill be introduced only with the prior permission of the president. क्या हमें mandatory होता है? Even if both the houses of the parliament pass the constitution amendment bill, the president can refuse to sign. If both houses of the parliament pass the CAB, it's mandatory for the president to sign, and there is a provision for joint sitting. If both the houses of parliament has passed the constitutional amendment bill, it is the discretionary power for the president to sign, and there is a provision of joint sitting. हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था, बट इसे ड्रॉप किया गया क्योंकि चारों प्रोविजन चारों जो स्टेटमेंट्स है वो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, ठीक है। चारों में से कोई भी स्टेटमेंट्स आपके एब्सोल्युटली करेक्ट इन लाइट ऑफ लॉ नहीं है, जो प्रोविजंस है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। दैट इज व्हाई इन द प्रीवियस ईयर पेपर दिस क्वेश्चन वाज अगेन ड्रॉप्ड एवरीबडी, राइट। देन where the president issued proclamation under article 356, the president may by proclamation, ठीक है, assume to himself or any of the functions of government of states, assume to himself or any of the powers vested or in or exercisable by the governor, ठीक है, declare that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the parliament, assume to himself any powers vested in or exercisable by the high court. So you have to select the correct option here out of the given provisions here, ठीक है। The correct answer here for the given question specifically is option number B. A, B and C are absolutely correct, but D is not something which is absolutely right, क्योंकि जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन भी इशू करता है स्टेट में तो हाई कोर्ट और जुडिशरी की पावर्स के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो नेशनल इमरजेंसी होगी तो भी सुप्रीम कोर्ट की पावर इंटैक्ट रहेगी, स्टेट इमरजेंसी इम्पोज होगी तो हाई कोर्ट की पावर अपनी जगह इंटैक्ट रहेगी, जुडिशरी का विंग जो है हमारा वो नॉट अफेक्टेड रहता है, ठीक है। Then, read the following with reference to fundamental rights and directive principles. Primacy is not given to all fundamental rights over directive principles. Primacy is given to all fundamental rights from Article 14 to 32 over directive principles. Primacy is given only to DPSPs contained in these two articles over the fundamental rights of Article 14 and 19. Primacy is given to DPSP in these two articles over Article 14 and 19. You have to again choose the correct statements in light of this, ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल क्लियरली आफ्टर अ जिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स बताता है कि किसे प्राइमेसी दी जाएगी, डीपीएसपीस को या फंडामेंटल राइट्स को या फिर सर्टेन डीपीएसपीस को ओवर द फंडामेंटल राइट्स एवरीबडी। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दो डीपीएसपीस दैट इज आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी एंड 39 सब क्लॉज सी को आर्टिकल 14 एंड 19 के ऊपर रखा जाता है, तो इट्स ऑल फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट फॉर 14 एंड 19, ठीक है। देन वी हैव दीज टू डीपीएसपीस व्हिच वुड बी प्रेफर्ड, देन वी हैव 14 and 19, and then we have the other DPSPs. This is the preference list which will be preferred here over the provisions under the constitution everybody, right? So after 42nd amendment and after 44th amendment this has been clearly classified कि दो DPSPs को 14 और 19 के ऊपर प्रेफर किया जाएगा। Then a decree for restitution of conjugal rights can be executed in India by, हम इसे कैसे execute कर सकते हैं within the territory of India? क्या हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से, रिस्पोंडेंट को प्रॉपर्टी अटैचमेंट एंड अरेस्ट से, या अरेस्ट से, या ईदर ऑफ द टू मेथड से? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए एवरीबडी, ठीक है। ये जो डिक्री है इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है बाय अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। देन where in order to give effect to international agreement the parliament enacts law on matters enumerated in the state list without consulting the affected states, तो यहाँ पे लॉ कैसा होगा? वॉइड होगा, वैलिड होगा, वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ एनक्रोचमेंट होगा, या वैलिड होगा स्पेसिफिकली? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्टेटमेंट बी इज वैलिड, दैट द कॉन्सेप्ट वेयर द पर्टिकुलर लॉ हियर वुड बी वैलिड विदाउट कंसल्टिंग द अफेक्टेड स्टेट्स।
सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉज बना सकते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, देन सीक्वेंस द फॉलोइंग एज इट अपीयर्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें सीक्वेंस में इसको सेट करना है, वो कैसे अपीयर होते हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है सोवरेन का, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो आता है सोशलिस्ट का, फिर आता है हमारे पास सेक्युलर का कॉन्सेप्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रेटर्निटी वाला प्रिंसिपल। So here the correct answer would be in this format everybody. Option number C is the correct answer here. Then, which of the following is the exclusive power of the House of People? No confidence motion pass करना, national emergency को ratify करना, constitutional amendment bill को ratify करना या impeachment of the president. The correct answer here specifically is option number B. किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की बारी आती है तो उसका एक्सक्लूसिव पावर जो है वो हाउस ऑफ पीपल के पास है एज पर द प्रोविजंस एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसमें उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस। यदि उसने वॉलेंटरीली पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप दे दी, ठीक है, उसे वोट करने से ऑब्स्टेन किया गया है, नॉमिनेटेड मेंबर डिस्क्वालीफाई है आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें 10th शेड्यूल के हिसाब से बताना है, तो 10th शेड्यूल के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स के अंदर जो मेंशन्ड है उस केस में डिफेक्शन लॉस के बेसिस पे पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, देन यू हैव टू मैच लिस्ट नंबर 1 विद लिस्ट नंबर 2 हियर एवरीबडी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किस किस से कनेक्टेड है ये हमको सेट करके बताना है स्पेसिफिकली। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी एवरीवन। ठीक है, उट लिट पेंडाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिस्ट पेंडेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। क्वी फेसिट पर एलिलियम फेसिट इज ऑस्टेंसिबल ओनर का प्रिंसिपल। नेमो डैट क्वाइट नॉन हैबिट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड क्वी सेंटेड कमोडियम सेंटायर डेबिट अनओनस इज ओनरस गिफ्ट। So the correct answer here for the given question is option number D everybody. Then arrange the following as per the sequence in which they appear in the criminal procedure code. तो हमको ascending order में इसको set करना है, कौन सा provision पहले आता है कौन सा बाद में आता है। The correct answer here is option number D everybody. सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 300 में डबल जियोपार्डी है, फिर हमारे पास 304 में फ्री लीगल एड है, फिर हमारे पास 306 में टेंडर ऑफ पार्डन है और फिर 321 में हमारे पास विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी। कौन कौन सी मेथड्स मानी जाती हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी की, किस किस तरीके से ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी एवरीवन। ये चारों ही मेथड्स मानी जाती हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी की, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा वो है ए बी सी एंड डी ऑल ऑफ देम। राइट, देन हु कॉइंड द टर्म क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का टर्म किसने कॉइन किया है? इट इज क्वेश्चन नंबर 29 एवरीवन। वी विल बी डूइंग 30 क्वेश्चंस इन दिस सेशन। तो किसने क्रिमिनोलॉजी के टर्म को कॉइन किया है? हु हैज कॉइंड द टर्म क्रिमिनोलॉजी? द टर्म हैज बीन कॉइंड बाय राफेल गैलोफालो। सो द करेक्ट आंसर हियर स्पेसिफिकली इज ऑप्शन नंबर बी फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विक्टिमोलॉजी का टर्म किसने कॉइन किया है? ठीक है, विक्टिमोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी भी आपके सीयूईटी पीजी के सिलेबस में है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। The correct answer here is Benjamin. So option number C is the correct answer here for this specific question everyone. Right? That's it for this specific video. Do let me know in the comment section कि आपने कितने questions correct किए हैं, ठीक है, and कितने questions आपके incorrect हुए हैं everybody. It's very important to assess your preparation at this point of time and I will still suggest you that it's very very important कि हम इस point of time के अंदर ये ensure करें कि हम maximum MCQs को practice करें for the purpose of examination everyone. Alright, so that's it for this specific video everybody. All the best and take care. And do not forget to follow our channel and subscribe to our channel.